हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है फिगर ऑफ स्पीच। फिगर्स ऑफ स्पीच का एक्चुअली मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज़ फिगर ऑफ स्पीच? फिगर ऑफ स्पीच का मतलब जिसको हम हिंदी में अलंकार कहते हैं। अलंकार तो हिंदी में आप सब लोग बच्चे शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन आज हम इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे। वैसे तो बहुत सारे प्रकार के फिगर्स ऑफ स्पीच होते हैं, लेकिन आज कुछ फिगर्स ऑफ स्पीच का हम अध्ययन करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में बाकी के हम और भी आपको फिगर ऑफ स्पीच की वीडियो अवेलेबल कराएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना फिगर्स ऑफ स्पीच वाला टॉपिक और स्टार्ट करते हैं कि अलंकार क्या है, व्हाट इज़ फिगर्स ऑफ स्पीच। अलंकारों का प्रयोग जो है वो भाव प्रकाशन की शोभा को बढ़ाने के लिए किया जाता है। जैसे कोई स्त्री आभूषण क्यों पहनती है? ताकि वो अपने आप में सुंदर लगे। ऐसे ही भाषा को भी सरल और नवीनतम तरीके से कैसे हम सुंदरता से, कैसे हम माधुर्यता से, कैसे उन भाषा को हम अपने को मीठा बोल करके इफ़ेक्टिव तरीके से सामने वाले के सामने प्रस्तुत करते हैं, उस चीज़ को अलंकार कहते हैं, जिसे हम फिगर्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारे 7 प्रकार के फिगर्स ऑफ स्पीच हैं जो आज हम पढ़ेंगे। सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, एपोस्ट्रोफी, ऑक्सीमोरोन, हाइपरबोल, ओनोमोटोपोइया। अब हम इनके बारे में डिटेल से देखते हैं। सबसे पहला आता है सिमिली। सिमिली का मतलब है उपमा अलंकार। सिमिली का मतलब क्या है? उपमा अलंकार। सिमिली कंपेयर्स different types of things that have very little in common। ऐसी अलग अलग चीज़ों की तुलना होती है इसमें जो बहुत कम समानताएं होती हैं। कहने का मतलब ये है कि उपमा अलंकार जो होती है वो मतलब अलग अलग प्रकार की दो वस्तुओं में तुलना की जाती है। तुलना का मतलब कंपैरिजन किया जाता है, जिसमें कम से कम एक गुण तो समान होना चाहिए। इनको पहचानेंगे कैसे हम? इनको पहचानने के लिए एक चीज़ है कि इसमें एज और लाइक, सो आदि शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे ही फाउट लाइक अ लॉयन। ही फाउट लाइक अ लॉयन, उसने शेर की तरह लड़ाई की। मतलब वो कैसे झगड़ा? शेर की तरह। तो तरह ही मतलब वह, यानी व्यक्ति है। एक व्यक्ति की तुलना लॉयन से की जा रही है इसमें। तो किसकी तरह लड़ा? शेर की तरह लड़ा। तो इसमें उपमा दी जा रही है कि व्यक्ति की तुलना शेर से की जा रही है। ही लुक्ड बिग एज एन एलिफेंट। वो इतना बड़ा है जैसा कि एलिफेंट। कितना बड़ा है? एलिफेंट जितना। तो व्यक्ति की तुलना एलिफेंट से की जा रही है। मतलब समझ गए ना? इसमें कहने का मतलब ये है कि जब हम विभिन्न अलग अलग वस्तुओं की तुलना करते हैं और उस तुलना के लिए जिन वर्ड का यूज़ करते हैं, किसकी तरह, तरह मतलब लाइक, एज, सो, तो ये वर्ड जहाँ पर आते हैं वो सिमिली फिगर्स ऑफ स्पीच, उसमें सिमिली होता है। उपमा की जाती है, यानी भिन्न प्रकार की दो वस्तुओं की तुलना की जाती है। अच्छा, सिमिली की पहचानने के लिए क्या पहचान है उसकी? कि एक तो उसमें दो वस्तुएं होनी चाहिए। दूसरी बात, दोनों में कम से कम एक समानता का गुण जरूर होना चाहिए। समानता प्रकट करने के लिए एज, लाइक, सो का जिस तरह से हम प्रयोग कर रहे हैं, तो यदि तुलना अगर एक जाति की वस्तु से की गई हो तो सिमिली नहीं कहलाएगा। अगर दोनों में एक ही जाति की चीज़ है, जैसे ही इज़ एज जेंटल एज हिज ब्रदर, तो अगर वो ही इज़ एज जेंटल एज हिज ब्रदर, यानी वो उसकी तुलना उसके भाई से की जा रही है, तो ये यहाँ पर ही की तुलना उसके भाई से हो रही है ना, तो वो एक ही जाति का है। तो यहाँ पे दोनों भाइयों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है। हम किसी की उपमा यानी उपमा नहीं दे सकते कि ये इसकी तरह है, नहीं, वो उसने भाई से जा, तो यहाँ कंपेयर हो रहा है, दोनों में हम कंपेयर कर रहे हैं। कंपेयर एक अलग चीज़ है, लेकिन उपमा देना एक अलग चीज़ है। तुलना हो रही है यहाँ पे, ना कि किसी की उपमा दी जा रही है। तो तुलना की होती है दो भिन्न प्रकार की वस्तुओं में होती है, और जब एक ही जाति की किसी चीज़ को हम अगर एक दूसरे से करते हैं तो उसमें तुलना कहलाती है। ठीक है, क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखते हैं मेटाफर। मेटाफर, वेयर सिमिली कंपेयर्स द डिफरेंट टाइप आइटम्स, मेटाफर सिंपली assumes that both are the same।
जहाँ उपमा अलग अलग वस्तुओं में समानता दर्शाता है, वहीं रूपक मानता है कि दोनों वस्तुएं एक ही हैं। मेटाफर इज एन इम्प्लाइड सिमली। इम्प्लाइड सिमली का मतलब जहाँ पे छिपी यानी लुप्त सिमली, एक छुपी हुई उपमा है। थिंग्स कंपेयर्ड आर ट्रीटेड एज वन एंड द सेम एंड द वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन एज लाइक सो आर नॉट यूज। मतलब ये छिपी हुई सिमली है। मेटाफर यानी रूपक अलंकार जो है वो छिपी हुई है। इसमें हम एज लाइक सो वर्ड का यूज़ तो नहीं करते हैं। दो वस्तुओं के बीच में ये तुलना नहीं करता है, ठीक है। ये इन दोनों वस्तुओं में समानता मानता है कि दोनों वस्तु एक ही हैं, लेकिन उसमें इसकी तरह ऐसे शब्द का यूज़ नहीं होता है। जैसे द वर्ल्ड इज़ अ स्टेज, संसार एक मंच है। यानी हमने एक पोयम पढ़ी थी, तो उस संसार को एक रंगमंच बताते हैं। तो द वर्ल्ड इज़ अ स्टेज, संसार एक मंच है, तो संसार को मंच की तरह माना है, लेकिन उस मतलब कैसे बना, उसमें उपमा नहीं दी है कि संसार और इसमें कोई समानता नहीं है। इसको संसार को मान लिया हमने, ठीक है। तो द वर्ल्ड इज़ अ स्टेज यानी हमने इसको मान लिया है कि ये मतलब संसार एक रंगमंच है। अथवा कहने का मतलब ये है कि जो रूपक अलंकार होता है, इसमें तुलना की जाने वाली बातों को एक मान लिया जाता है, ठीक है, इसमें मानते हैं। तथा तुलना प्रकट करने वाले शब्द जैसे एज, लाइक, सो है, इनका प्रयोग भी नहीं किया जाता है। यानी ये एक छुपी हुई उपमा अलंकार है। इस इम्प्लाइड सिम्पली का मतलब होता है छुपी हुई या लुप्त, ठीक है। तो जैसे इसमें उदाहरण देख लेते हैं। द वर्ल्ड इज़ अ स्टेज, ये हमने आपको बता दिया। द वर्ल्ड इज़ लाइक अ स्टेज, अब देखो यहाँ पर लाइक वर्ड यूज़ किया है। ये संसार एक रंगमंच की तरह है, तो ये सिमली हो जाएगा क्योंकि हमने यहाँ पर लाइक वर्ड यूज़ कर दिया। अगर इसमें से लाइक हटाएंगे तो क्या वर्ड बने, सेंटेंस बनेगा द वर्ल्ड इज अ स्टेज, संसार एक मंच है, तो ये रूपक अलंकार। इसी प्रकार एक और देखते हैं। राणा प्रताप फाउट लाइक अ लॉयन, अब देखो राणा प्रताप किसकी तरह लड़ रहे हैं, लॉयन, यानी राणा प्रताप की तुलना शेर से की गई है, ठीक है। तो ये सिमली हो जाएगा क्योंकि इसमें लाइक वर्ड लगा है। लेकिन अगर इसको मेटाफर बनाना है तो उसको कैसे बनेंगे, राणा प्रताप वॉज अ लॉयन इन द बैटल, इसमें राणा प्रताप को ही लॉयन बता दिया। युद्ध में कोई इंसान शेर की तरह लड़ रहा है, तो कैसे राणा प्रताप वॉज अ लॉयन, मतलब लॉयन थे, जब युद्ध हो रहा था तो वो शेर बनकर लड़ रहे थे। यानी यहाँ पर व्यक्ति की तुलना, लॉयन को तुलना नहीं की है, यहाँ पर सीधा आदमी को ही शेर बता दिया है। द राणा प्रताप वॉज लॉयन इन द बैटल, यानी ये मेटाफर हो जाएगा। इसमें लाइक और एस की वर्ड का यूज़ नहीं करेंगे। अब आता है पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स आर एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज आर थॉट ऑफ एज पर्सन्स हैविंग लाइफ, यानी निर्जीव वस्तुओं और भावों को सजीव मानकर व्यक्ति के रूप में वर्णन किया जाता है। इस अलंकार में क्या होता है, हम ये मान लेते हैं जो भाव है ना, भाव और निर्जीव जो वस्तुएं हैं उन सबको हम ऐसा मान लेते हैं कि ये सजीव है। जैसे अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर बट वंस, अपॉर्चुनिटी, यहाँ पर अपॉर्चुनिटी किसको मिलती है, व्यक्ति को मिलती है ना। तो व्यक्ति को अपॉर्चुनिटी यानी चांस यानी मौका किसको दे, क्या इसका हिंदी मीनिंग क्या हुआ, जो अवसर में होता है, जो वन अवसर यानी अपॉर्चुनिटी चांस जो है वो केवल एक बार ही दरवाज़ा खटखटाता है। बट वंस मतलब एक बार ही दरवाज़ा खटखटाता है। अब दरवाज़ा कौन खटखटाता है, इंसान ही खटखटाएगा ना, अपॉर्चुनिटी तो नहीं आएगी। मौका को ही हम निर्जीव को सजीव मान लेते हैं कि इंसान, दरवाज़ा कौन खटखटाएगा, व्यक्ति खटखटाएगा। तो इसको मानवीकरण मान लिया है। भाव, जो भाव हैं वस्तुओं, निर्जीव वस्तुओं को और भावों को ही हम सजीव मान करके, अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर बट वंस, यानी जो मौका है, अवसर है, वो हमारा एक बार ही दरवाज़ा खटखटाता है। इसी में हम एक उदाहरण और देखते हैं। लव इज़ ब्लाइंड, प्यार अंधा है। अब लव क्या है, लव तो निर्जीव है ना, ये भावना है ना, एब्स्ट्रैक्ट है ये, मतलब ये हम भावनाओं को देखते हैं। तो यानी लव है जो, वो किसको होता है, इंसान को ही होता है। ब्लाइंड, अंधा कौन होता है, अंधा, प्यार तो अंधा नहीं होता ना, इंसान ही प्यार करता है और वो प्यार में कुछ देख नहीं पाता है, तो उसको बोलते हैं लव इज़ ब्लाइंड, यानी लव तो ब्लाइंड। यहाँ पर भी इंसान, मानव साथ से जुड़ रही है बात, तो ये मानवीकरण कहलाएगी।
ठीक है। तो इस तरह से ऐसे अब हम एक और उदाहरण आपको बता देते हैं। जैसे इसमें एक उदाहरण हम और ले सकते थे, जैसे एक्सपीरियंस इज़ द बेस्ट टीचर। एक्सपीरियंस यानी अनुभव, अनुभव से ही बहुत कुछ इंसान सीखता है। तो एक अच्छी अध्यापिका अगर मतलब अच्छा अध्यापक कौन होता है? एक्सपीरियंस। अनुभव भी बहुत कुछ जीवन में हमें सिखाता है। तो अनुभव किसको होता है? इंसान। जब हम अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ों को सफ़र करके आगे निकलते हैं तो हम बहुत कुछ सीखते भी हैं उससे। तो इस प्रकार से ये मानवीकरण यानी जो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट मतलब होता है कि भावनाओं से जुड़ी हुई चीज़ें जो होती हैं, लाइफलेस ऑब्जेक्ट मतलब जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं, तो ये हमारे जीवन में इसको मानवता से जोड़ते हैं। लव इज़ ब्लाइंड, लव यानी प्रेम अंधा है, तो प्रेम तो अंधा नहीं होता ना, इंसान ही प्रेम करता है। तो इसको हम मानवता से जोड़ेंगे। तो इस प्रकार से मानवीय निर्जीव वस्तुओं और भावों को सजीव मानकर व्यक्ति के रूप में वर्णन करना, ये कहलाता है पर्सोनिफिकेशन। इसके बाद आता है एपोस्ट्रॉफी यानी संबोधन। एन एपोस्ट्रॉफी इज अ डायरेक्ट एड्रेस टू द डेड, टू द एब्सेंट और टू अ पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट और आइडिया। इसमें क्या होता है? इस अलंकार में मृत, अनुपस्थित या मानवीकरण किए हुए पदार्थ या विचार को संबोधित किया जाता है। संबोधित किया जाता है यानी हम इसको किसी न किसी नाम से पुकार के बात करते हैं। जैसे एक उदाहरण है, ओ डेथ कम सून। अब जब आदमी परेशान होता है तो अधिकतर कहता है हे भगवान मौत दे दे, है ना। जब बोलते ना हे भगवान मौत दे दे, ओ डेथ कम सून। तो अब डेथ यहाँ पर क्या हो रहा है? संबोधित किया जा रहा है। ईश्वर को हम संबोधन करके क्या बोल रहे हैं? ओ डेथ कम सून, हे भगवान हमें मृत्यु दे दे, हे भगवान हमें मौत दे दे। तो इसमें अब हम एक चीज़ और देख लेते, इसको पहचानेंगे। तो पर्सोनिफिकेशन जो होता है, इसमें किसी निर्जीव वस्तु तथा पदार्थ को सजीव मान लेते हैं। और एपोस्ट्रॉफी जो होता है, इसमें निर्जीव और वस्तु को पदार्थ को सजीव मानते तो हैं, लेकिन उसके साथ उसको संबोधित भी करते हैं और एपोस्ट्रॉफी का चिन्ह भी लगाते हैं। कभी कभी किसी संबोधित नाउन के पश्चात भी विराम चिन्ह का प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है। तो इस प्रकार से इन दोनों में ये समानता भी है और इसमें अंतर भी है। अब आता है ऑक्सीमोरॉन, विरोधाभास। टू ऑपोजिट क्वालिटीज आर एडेड टू द सेम थिंग। एक ही वस्तु में दो परस्पर विरोधी गुणों को दर्शाया जाता है। ही इज रेगुलरली इर्रेगुलर, लाइफ इज बेटर स्वीट, इट इज एन ओपन सीक्रेट। अब इसमें आपको क्या समझ में आ रहा है? एक ही व्यक्ति में दो परस्पर विरोधी गुण क्या हो गए? ही इज रेगुलरली इर्रेगुलर, यानी रेगुलर मतलब होता है लगातार आने वाला, और इर्रेगुलर मतलब जो लगातार कंटिन्यू नहीं है। जैसे मान लो हमने कह दिया कि आप रोज स्कूल नहीं आते हो, तो रेगुलर यानी कंटिन्यू लेट हो रहे हो, कंटिन्यू स्कूल नहीं आ रहे हो। तो रेगुलरली इर्रेगुलर का मतलब होता है कि लगातार अनुपस्थित हो। तो लगातार हो तो फिर अनुपस्थित कैसे हो? लाइफ इज बेटर स्वीट, बिटर स्वीट। बिटर मतलब कड़वा और स्वीट मतलब मीठा। जीवन कड़वा सत्य है, ठीक है। मधुर, जीवन को बिटर स्वीट मतलब मधुर भी बताया है और कड़वा भी बताया है। यानी जीवन में इतने उतार चढ़ाव हैं कि उसको बिटर स्वीट के लिए जाना जाता है। लाइफ इज बिटर स्वीट। इट इज एन ओपन सीक्रेट। इट इज एन ओपन, ये क्या है? खुला रहस्य है। अब खुला है तो रहस्य कैसे है? ठीक है ना। तो लाइफ इज बिटर स्वीट, इट इज एन ओपन सीक्रेट, ही इज रेगुलरली इर्रेगुलर। तो रेगुलर और इर्रेगुलर, बिटर, स्वीट, ओपन, सीक्रेट, ये अपोजिट है। तो एक ही वस्तु में दो परस्पर विरोधी गुण जो दिखाए जाते हैं वो विरोधाभास यानी ऑक्सीमोरॉन स्पीच कहलाता है। इसके बाद आता है हाइपरबोल। हाइपरबोल अतिशयोक्ति अलंकार। थिंग्स आर शोन एज ग्रेटर और लेस, बेटर और वर्स देन दे रियली आर। किसी भी बात को वास्तविकता से कहीं अधिक बढ़ा चढ़ाकर या बुरा भला बताकर, घटाकर या बढ़ाकर बताया जाता है। हाइपरबोल अतिशयोक्ति मतलब इस अलंकार में किसी भी बात को वास्तविकता से भी कहीं अधिक ज्यादा या तो अच्छा बताते हैं या बुरा बताते हैं। या बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, जैसे शी वेप्ट ओशियंस ऑफ टीयर। जैसे अभी हमने किसी से कह दिया वो इतना, मतलब ओशियंस ऑफ टीयर, ओशियन मतलब होता है समुद्र, ठीक है। समुद्र मतलब इतना रोई कि वो समुद्र भर गया, यानी समुद्र कैसे भर सकता है
है ना, मतलब बहुत ज्यादा रोई, ज्यादा रोने को ओशियन ऑफ टीयर्स बता दिया। रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोड इन द बैटल। अब ये इसमें बताओ, रिवर्स ऑफ ब्लड मतलब खून की धार, नदियां बह जाना। नदियां कैसे बहती बहेंगी, कभी नदी खून की बहती है? मतलब बहुत अधिक मात्रा में युद्ध में क्षति हो जाना, या बहुत सारे लोगों का मर जाना, बहुत सारे लोगों का इंजर्ड हो जाना। रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोड इन द बैटल। तो ये किसी भी चीज को हमने बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताया या बहुत घटाकर। खून की नदियां बातों मतलब का मतलब बढ़ा चढ़ाकर हो गया, है ना, तो हाइपरबोल। इसके बाद आता है ओनोमोटोपोइया, यानी ध्वनि सूचक। इस फिगर ऑफ स्पीच में क्या होता है? इन दिस फिगर ऑफ स्पीच द साउंड सजेस्ट द सेंस और मीनिंग। यानी ये अलंकार अपने आप शब्द की आवाज से ही समझ में आ जाता है, शब्द से ही अर्थ का बोध होता है। भिन्न भिन्न प्रकार के पक्षी या जानवरों की ध्वनि का इसमें अलंकृत किया जाता है, यानी उससे पहचाना जाता है। जैसे भिन्न भिन्न प्रकार की आवाजें पक्षियों की हो, जानवरों की हो, या वस्तुओं की ध्वनि के लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया जाता है। बहुत सारे जानवरों की आवाजें आप लोगों ने बचपन में ही पढ़ी होंगी। कैट म्यूज मतलब बिल्ली म्याऊ म्याऊ करती है, तो द कैट म्यूज, म्यूज मतलब ये बिल्ली की आवाज है, तो इससे पता चलता है ओनोमोटोपोइया है। द स्नेक आर हिसिंग, स्नेक की फुसकार मारने को हिसिंग बोलते हैं, तो स्नेक क्या करता है? फुसकार ही मारता है, फुसफुसाता है, तो इसकी आवाज को हिसिंग बोलते हैं। तो हिसिंग वर्ड से ही समझ में आएगा कि ये ओनोमोटोपोइया है। बीज हम मधुमक्खियों की आवाज मतलब जो भुनभुनाती हैं, तो मधुमक्खियों की आवाज को हमिंग बोलते हैं। ठीक है, हमिंग हम मतलब हमिंग इसकी आवाज होती है, हमिंग। तो ये इस प्रकार से हम समझ सकते हैं, जब हम किसी जानवर की या किसी आवाज को पहचानते हैं, उसी से पता चल जाता है कि ये ओनोमोटोपोइया फिगर ऑफ स्पीच है। इस प्रकार से ये हमारे 7 प्रकार के फिगर ऑफ स्पीच है। आप लोग इनको कॉपी पे नोट करें और पूरा फिगर ऑफ स्पीच एक हेडिंग डाल करके सारी डेफिनेशंस लिखें विथ एग्जाम्पल, क्योंकि एग्जाम में भी आप लोगों को कैसे आएगा, डेफिनेशन लिखने को भी आएगी विथ एग्जाम्पल, और कुछ एग्जाम्पल दिए होंगे जिसमें से आपको पहचानना होगा कि ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। तो आप लोग नोट बनाइए और कॉपी में जरूर लिखें। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज सब्सक्राइब करके कमेंट्स जरूर करें कि आपको इसमें समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, अगर कोई डाउट है तो वो भी आप हमें कमेंट्स करें, उसको भी हम आपको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।